हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न से भी जरूरी बात यह है कि अब आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपको करंट अफेयर पढ़नी है, टॉप करंट अफेयर पढ़नी है, जीएस, हिस्ट्री, हिंदी या संस्कृत और मनोविज्ञान की किसी भी तरह की वीडियो देखनी है या तैयारी करनी है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप आराम से वहां से ढूंढ लीजिएगा, आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो पहली बात तो यह कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है, पूरे देश की पहली लिथियम रिफाइनरी है, जिसकी जो स्थापना है वो किस राज्य में की जा रही है। तो इसकी जो स्थापना है वो गुजरात राज्य में की जा रही है, अर्थात कि ऑप्शन सी सही रहेगा। अब गुजरात राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना करी जा रही है। थोड़ी बातें पढ़ते हैं इस प्रश्न से संबंधित। जैसे कि अगर बात करें कि इस रिफाइनरी का नाम क्या है, तो इस रिफाइनरी का नाम है मणिकरण पावर लिमिटेड, और यह देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। इस पे लगभग जो अनुमानित निवेश है वो है 1000 करोड़। 1000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में शुरू की जा रही है। तो अब ये देखिएगा कि ये शुरू की जा रही है गुजरात में, तो गुजरात में करी जा रही है, तो कुछ बातें हम गुजरात के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे कि बात करें गुजरात की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना हुई थी। गुजरात की राजधानी कहां है? गांधीनगर। गुजरात में जिले कितने हैं? 33। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो विजय रूपाणी जो हैं वे गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विजय रूपाणी जो हैं वे बीजेपी पार्टी से हैं। तो ये जानकारियां थी जो कि इस प्रश्न से पहले प्रश्न से हमने पूरी तरह से पढ़ी है। पहले प्रश्नोत्तर के रूप में पढ़ी, उसके बाद उस प्रश्न से संबंधित जानकारियां पढ़ी, और अब उसके बाद में उससे संबंधित थोड़ी सी जीएस पढ़ ली है। तो अब हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अर्थात दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना करने की घोषणा की है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की स्थापना हो रही है ये किस राज्य में बन रहा है? तो ये जो है भारत देश का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो बन रहा है ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में अब देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। ये बात की घोषणा वहां के मुख्यमंत्री ने करी है। तो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। जैसे कि ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये ओडिशा राज्य के राउरकेला शहर में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने करी है? तो इसकी घोषणा करी है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा। राउरकेला की बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में इसकी स्थापना होगी। तो अगर पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा जो स्टेडियम बनेगा ये कहां पर बनेगा, तो जो राउरकेला में बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है उसी के कैंपस में ही, यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ही इसकी स्थापना करी जाएगी। ये लगभग 15 एकड़ भूमि में फैला है और इसमें तकरीबन 20,000 लोगों के लिए सीटिंग है, अर्थात 20,000 लोगों के लिए बैठने का स्थान है। बात करते हैं कि वर्ष 2034 में, ये बातें मैं 4-5 दिन पहले वीडियो में बता चुका हूं कि वर्ष 2034 में ओडिशा जो है वो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। ये दूसरी बार होगा कि ओडिशा जो है वो हॉकी विश्व टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो ये जानकारी यहां से थी। लेकिन बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना होगी, तो बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि बात करें बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 21 नवंबर 2002 में। और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? तो वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर CR त्रिपाठी। तो ये जानकारियां थी जो कि इस प्रश्न से हमने पूरी तरह से पढ़ी है। अब देखिएगा, मैं फोटोज के साथ साथ में आपको वीडियो देने लगा हूं, तो आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये सब बातें आप लोग कर लीजिएगा। उसके पश्चात बात करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ
कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर का बैंकिंग लाइसेंस जो है वो किसके द्वारा रद्द किया गया? तो देखिएगा ऑप्शन में लिखा है भारत सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, या यूनिसेफ के द्वारा। तो जब भी मैं आप लोगों से बार बार एक बात पे चर्चा करता हूं, आप लोगों को ये तो प्रश्न देखते ही इसका आंसर लगाना चाहिए था कि इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपसे बार बार बताता हूं कि किसी भी बैंक को अनुमति देने का अधिकार, किसी का भी लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार, किसी भी बैंक पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये सारा अधिकार है। देश का जो सर्वोच्च व्यापारिक बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। आरबीआई ने ही अब ये जो लाइसेंस है ये रद्द कर दिया गया है कोल्हापुर बैंक का। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी और जानकारी, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो बैंक है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड है, इसने वर्ष 2019-20 में जो न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता है उसका उल्लंघन किया था, जिसको ध्यान में रखते हुए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इसका लाइसेंस जो है वो क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उसके पश्चात बात करते हैं कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 10 अप्रैल 2001 में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ थे संजय अग्रवाल, जो कि अब इसका लाइसेंस जो है, बैंकिंग लाइसेंस जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 100 बीएफएसआई फर्म की रैंकिंग जारी की गई है। अब जो 100 बीएफएसआई फर्म की रैंकिंग जारी की गई है, इस रैंकिंग में जो शीर्ष पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा बैंक रहा है? तो बात करें सबसे पहले बैंक नंबर पर कौन सा रहा, तो सबसे पहले बैंक पर या सर्वोच्च स्थान जो है वो मिला है एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक जो है वो अब 100 बीएफएसआई फर्म के रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं कि शीर्ष 10 बैंकों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले स्थान पर रहा एचडीएफसी बैंक, दूसरे स्थान पर रहा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे स्थान पर रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो रहा शुरू के 3 स्थान। उसके पश्चात बात करते हैं कि ये किसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई, तो ये रैंकिंग जारी करी गई है विजिकी के द्वारा। विजिकी ने अब ये रैंकिंग जो है ये जारी की है। अब बात कर लेते हैं कि शीर्ष 10 बैंक, तो 3 तो ऊपर मैंने बता दिया आपको। उसके पश्चात यस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचबीएसई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ड्यूश बैंक और आईडीबीआई बैंक जो हैं ये शीर्ष 10 बैंकों में शामिल किए गए हैं। बात करते हैं, देखिए यहां मैंने बताया 100 बीएफएसआई, तो बीएफएसआई की जो फुल फॉर्म है वो देखिएगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। उसके पश्चात हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन अगले प्रश्न से पहले क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है वो पहले स्थान पर रहा है तो कुछ बातें एचडीएफसी बैंक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना है वो अगस्त 1994 में करी गई थी। उसके पश्चात बात करते हैं कि इस बैंक के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है हसमुख पारेख। उसके बाद है मुख्यालय कहां पे है, तो इस बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और चेयरमैन की अगर हम बात करें तो श्यामलाल गोपीनाथ जो हैं वे एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में चेयरमैन हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सीईओ कौन है, तो एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है वो है शशिधर जगदीशन। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि मैंने इस वीडियो से आपको बताई है, इस क्वेश्चन से आपको बताई है। उसके पश्चात आपकी स्क्रीन पे आता है अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग, यानी कि ईज ऑफ डूइंग, ईओडी, ईज ऑफ डूइंग, व्यापार सुधार पूरा करने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बना है। तो देश का जो छठा राज्य बना जिसने कि ईज ऑफ डूइंग, व्यापार सुधार का जो कार्य था वो पूरा किया है, वो कौन सा बना है, वो बना है अब राजस्थान। यानी कि ऑप्शन बी जो है, सेकंड ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। तो इसके बारे में थोड़ी बातें हम जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि छठे स्थान पर तो राजस्थान रहा, लेकिन वे राज्य कौन कौन से हैं, वे 5 राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने ये व्यापार सुधार पूरा कर लिया है। तो पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और छठा बना है हमारा राजस्थान राज्य। बात करते हैं राजस्थान के बारे में, क्योंकि राजस्थान इस व्यापार को पूरा करने वाला छठा राज्य बना है, तो राजस्थान के बारे में थोड़ी बातें पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करें राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी कहां है, जयपुर में है। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। और बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत जो हैं वे वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पे, झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू करी गई है। झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये नई जो योजना है, नई जो पहल है वो शुरू की गई है आयकर विभाग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही रहेगा। अब आयकर विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल शुरू की है। बात करते हैं इस बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसे कि आयकर विभाग द्वारा यह नई पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस नई पहल का जो उद्देश्य है वो है आईटीआर फाइलिंग अनुभव को सुचारू रूप से चलाना। इसके द्वारा क्या होगा कि लोग सहज तरीके से टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। लोग जो हैं वे आसान तरीके से, सहज तरीके से, आसान से तरीके से ही टैक्स रिटर्न जो है वो दाखिल कर सकेंगे। बात करते हैं कि भारतीय आयकर विभाग के बारे में, क्योंकि भारतीय आयकर विभाग ने शुरू की है। तो 1 जनवरी 1964 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रभारित किया गया था। और मुख्यालय कहां है इसका मुख्यालय है नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में। नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, ई संपदा वेब पोर्टल ऐप जो है, ये ऐप और वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ई संपदा जो वेब पोर्टल है ये और जो मोबाइल ऐप है ये जारी की गई है, लॉन्च की गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है, आपका ऑप्शन बी एकदम सही रहेगा। तो जानकारियां प्राप्त करते हैं इस प्रश्न के बारे में, जैसे कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो वे है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जिनके द्वारा ई संपदा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है ये लॉन्च की गई है। ये 1 लाख से अधिक सरकारी आवासों के लिए आवंटन सहित सभी सेवाओं के लिए एकल खिड़की प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि जो उपयोगकर्ता है उनकी शिकायतों को दर्ज करना, दस्तावेजों को प्रस्तुत करना और सभी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ कि भारत देश की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है। भारत देश की जो सबसे कम उम्र की मेयर बनी है वो कौन है, तो वो है आर्या राजेंद्रन, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। मात्र 21 वर्ष की उम्र में आर्या राजेंद्रन जो है वो भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। तो बात करते हैं उनके बारे में कि आर्या राजेंद्रन जो है वे केरल के तिरुवनंतपुरम की 21 वर्षीय छात्रा हैं। वे ऑल सेंट्स कॉलेज के दूसरे वर्ष के बीएससी की छात्रा, यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर में वो पढ़ रही हैं, जो कि केरल की पूरे भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। बात कर लेते हैं कि वह सीपीएम के टिकट पर तिरुवनंतपुरम नगर निगम से चुनी गई है और वह स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राज्य समिति की सदस्य भी हैं। बात करते हैं कि वो इसके साथ साथ ही में ही वो बाल संघम की प्रदेश अध्यक्ष भी है। बाल संघम जो है इसकी प्रदेश अध्यक्ष भी रही है आर्या राजेंद्रन, जो कि अब भारत देश की सबसे कम उम्र की मात्र 21 वर्ष की उम्र में वो मेयर बनी है। तो ये जानकारियां थी इस प्रश्न से। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत का पहला हॉट एयर बैलून वन्य जीव सफारी कहां पर लॉन्च किया गया है। तो भारत का जो सबसे पहला हॉट एयर बलून वन्य जीव
सफारी जो है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है, ये आपका ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही है। थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं, जैसे कि यह सेवा जो है ये जयपुर से सवाई वोल्ट्स एंड कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। बात करी थी हमने बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क की, तो इसका क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना करी गई थी 1968 में, लेकिन 1993 में यह जो राष्ट्रीय पार्क है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था, इसलिए ये जानकारी है, इसके बारे में हमने पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रसिद्ध उर्दू कवि शमसुर रहमान फारूकी का निधन, उन्हें किस वर्ष जो है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो जो उर्दू के कवि हैं उन्हें वर्ष 2009 में, जो ऑप्शन बी में लिखा है, ऑप्शन बी में जो लिखा है कि 2009, तो वर्ष 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। 1996 में उन्हें शेर ए सोर अंजेज के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, लेकिन 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं खास बात के लिए वो जाने जाते हैं कि जो उर्दू की मौखिक कहानी कला है जिसका नाम है दास्तान गोई, दास्तान गोई जो है ये उर्दू की मौखिक कहानी कला है। इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है वो भी उर्दू कवि को जाता है। तो ये जानकारियां थी उनके बारे में। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े ताकि आपको पीडीएफ मिलता रहे। ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े ताकि आपको और भी नोट्स मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का आज की वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।